अरविंद केजरीवाल दोहरी चाल चल रहे हैं। एक तरफ तो वे पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक दो नहीं बल्कि 24 धार्मिक स्थलों को तुड़वाने का काम भी। अरविंद केजरीवाल की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आतिशी मार्लेना ने 2 दिन पहले ही सरासर झूठ बोलते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि आतिशी मार्लेना के आरोपों का सिरे से खंडन करते हुए एलजी वीके सक्सेना ने सचिवालय में अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा की जा रही सांप्रदायिकता भड़काने वाली झूठी और गंदी राजनीति का भांडाफोड़ किया। उपराज्यपाल सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए उन दस्तावेजों को उजागर किया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद 8 फरवरी 2023 को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 9 मंदिरों को ध्वस्त करने की सिफारिश की थी। केजरीवाल और दिल्ली सरकार के तत्कालीन गृह विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने इन 9 मंदिरों को तोड़ने की धार्मिक कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। केजरीवाल ने जिन 9 मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी दी उनमें से 7 मंदिर करावल नगर इलाके में स्थित थे, जबकि 2 अन्य मंदिर न्यू उस्मानपुर इलाके में थे। इससे पहले 23 जून 2016 को दिल्ली सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 8 मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी दी थी। दस्तावेजों से यह भी पता चला कि 2016 से 23 तक अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों द्वारा कुल 24 धार्मिक ढांचों को तोड़ने की मंजूरी दी गई थी। इनमें 22 मंदिर और केवल 1 दरगाह शामिल थे। दिलचस्प बात यह कि सत्येंद्र जैन ने 2017 को 2 अज्ञात मजारों को तोड़ने के लिए दी गई धार्मिक कमेटी की सिफारिशों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे धार्मिक भावनाएं, संवेदनाएं आहत हो सकती हैं। हालांकि धार्मिक कमेटी ने माना था कि इन ढांचों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं था और यहाँ हर सप्ताह केवल 5-10 लोग ही आते थे। फिल्मिस्तान सिनेमा से डीसीएम चौक तक ग्रिड सेपरेटर के निर्माण के लिए 2 मजारों को हटाना महत्वपूर्ण था और जिसके लिए भूमि उत्तरी रेलवे द्वारा एमसीडी को हस्तांतरित कर दी गई थी। सचिवालय के अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए उपराज्यपाल सचिवालय के खिलाफ आरोप लगाने वालों को अपने बयान वापस लेने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और ओछी और गंदी राजनीति में शामिल होने से बचना चाहिए। दिल्ली के सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल और बीजेपी पर मंदिर तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। आतिशी ने कहा था कि धार्मिक कमेटी की सिफारिश से एलजी ने दिल्ली के 7 धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आदेश दिए हैं, जिसका एलजी ने खंडन किया था। आतिशी ने कहा था कि धार्मिक कमेटी अब सीधा एलजी को रिपोर्ट करती है। अगर ये कमेटी पहले से चुनी हुई सरकार के सीएम को रिपोर्ट करती तो दिल्ली सरकार कभी मंदिरों को तोड़ने नहीं देती। इसी के जवाब में आज एलजी ऑफिस ने डेटा भी जारी कर कहा कि मंदिर केजरीवाल के आदेश से दिल्ली में 23 जगह पर तोड़ा जा रहा है। कश्मीर का नाम बदलने वाला है। इस खबर से ही देश की सियासत में हलचल मच गई। असल में अमित शाह के एक बयान के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि कश्मीर का नाम जल्द ही बदला जाने वाला है। कश्मीर का नाम बदलकर महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जा सकता है, क्योंकि महर्षि कश्यप का तपोस्थल कश्मीर ही था। इसको लेकर अब कश्मीर ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत में भी गर्मी बढ़ने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कहा था कि ऐसा हो सकता है कि कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा हो, क्योंकि इसे कश्यप की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अमित शाह के इस बयान पर अब पीडीपी नेता सलमान निजामी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से जम्मू कश्मीर के लोग हैरान हैं और नाराज हैं। सलमान निजामी ने अमित शाह के बयान का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, अमित शाह ने कहा कि ऐसा संभव है कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर रखा गया हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर होना ही चाहिए। वहीं सलमान निजामी ने कहा कि भ्रम पैदा न करें और गुमराह न हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। जिनकी स्मृति में हमारा गौरवमयी इतिहास है वो ऐसी गलती नहीं करते। कश्मीर का सांस्कृतिक गौरव हम फिर से प्राप्त करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा दिया था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग ही सिर्फ नहीं है बल्कि भारत की आत्मा का हिस्सा है, हम उसे पूरा पाकर रहेंगे। लेकिन इसके बाद अमित शाह ने कश्मीर को कश्यप ऋषि से जोड़ते हुए कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम से हो सकता है। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन अमित शाह ने ये बात यूं ही नहीं कही। कश्मीर से कश्यप ऋषि का एक खास कनेक्शन है। पहली बात तो ये कि कश्मीर शब्द ही संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है कश्यप ऋषि की भूमि। इससे आप ये समझ गए होंगे कि कश्मीर का नाम कैसे पड़ा होगा।
पौराणिक मान्यता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का नाम रखा गया था और कश्यप ऋषि एक सारस्वत ब्राह्मण और सप्त ऋषियों में से एक थे। कश्मीरी पंडितों को उनका वंशज माना जाता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख पर लिखी एक पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस का विमोचन करते हुए गृह मंत्री ने इतिहासकारों को यह सही इतिहास लिखने की चुनौती दी। शाह ने कहा कि इतिहास लुटियन दिल्ली में बैठकर नहीं लिखा जाता, उसको जाकर समझना पड़ता है। शासकों को खुश करने के लिए इतिहास लिखने का वक्त अब जा चुका है। मैं भारत के इतिहासकारों से अपील करता हूं कि प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखें। देश आजाद है, देश की जनता के सामने सही चीजों का रखा जाए। शंकराचार्य का जिक्र किया जाए। सिल्क रूट हेमिस मठ से साबित होता है कि कश्मीर में ही भारत की संस्कृति की नींव पड़ी थी। सूफी, बौद्ध और शैल मठ सब ने कश्मीर में बहुत अच्छे तरीके से विकास किया। उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास पुस्तकों के जरिए बताने की कोशिश की और मेरी अपील है कि प्रमाण के आधार पर ही किताबें लिखें। 150 साल का एक दौर था जब इतिहास दिल्ली तक ही सीमित था। वह समय शासकों को खुश करने का था और इस समय इतिहास को मुक्त करने का है। मैं इतिहासकारों से अपील करता हूं, वो हमारे हजारों साल पुराने इतिहास को तथ्यों के साथ लिखा करें। इस दौरान जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और 35A का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने कश्मीर को देश से बाकी हिस्से से जोड़ने में बाधा डाली। आर्टिकल 370 हटने के बाद देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ कश्मीर का विकास शुरू हुआ। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि आर्टिकल 370 ने कश्मीर घाटी में अलगाववाद की स्थिति पैदा की थी, जो बाद में आतंकवाद में तब्दील हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। संजय राउत भले ही मीडिया के सामने ये कहते रहे हों कि बीएमसी का चुनाव शिवसेना यूबीटी अकेले दम पर लड़ेगी, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी के अंदर संजय राउत एमवीए के साथ बीएमसी के चुनाव में उतरने के लिए दबाव बना रहे थे। अब इस बात का खुलासा हुआ कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने संजय राउत की पिटाई की और उन्हें घंटों एक कमरे में बंद करके रखा। असल में 26 दिसंबर को उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री में यूबीटी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में गुस्सा कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ राउत पर हमला किया बल्कि धकियाते हुए एक कमरे में ले गए और उन्हें बंद कर दिया। वरिष्ठ मराठी पत्रकार भाऊ तोरसेकर के ब्लॉग में यह दावा किया गया। इस नोकझोंक के दौरान उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, मगर वो पूरे घटनाक्रम के दौरान खामोश रहे। बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई और इस घटना का जिक्र किया गया। हालांकि भाऊ तोरसेकर के दावे और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद भी शिवसेना यूबीटी की ओर से इस घटना के बारे में कोई खंडन या सफाई नहीं आई। उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी खामोश हैं। भाऊ तोरसेकर ने अपने वीडियो ब्लॉग में दावा किया कि 26 दिसंबर को बीएमसी चुनाव को लेकर यूबीटी पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें शाखा प्रमुख और विभाग प्रमुख के अलावा कई पदाधिकारी शामिल थे और इस बैठक में संजय राउत ने बोलना शुरू किया तो पदाधिकारी नाराज हो गए। यूबीटी पदाधिकारियों ने संजय राउत को चुप रहने की सलाह दी और हार के लिए उनके बड़बोलेपन को दोषी ठहराया और इसके बाद भी जब संजय राउत अपनी बात रखने के लिए अड़ गए तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ गई और उनको पीट डाला। कार्यकर्ताओं ने संजय राउत को जबरन ले जाकर मातोश्री के किसी कमरे में बंद कर दिया और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने नाराज कार्यकर्ताओं को नहीं रोका। संजय राउत कथित तौर पर कई घंटों तक एक कमरे में बंद रहे। संजय राउत ने बीएमसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे थे। उनका कहना था कि शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में पार्टी को फायदा होगा, जबकि पदाधिकारी चाहते थे कि पार्टी अपने दम पर चुनावी किस्मत आजमाए और इसी बात पर पार्टी पदाधिकारियों से उनका विवाद शुरू हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि संजय राउत के बयानों के कारण ही विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई। इससे संजय राउत भी भड़क गए। उन्होंने भी चेतावनी के अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। ये नोकझोंक मारपीट में बदल गई। विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी की करारी हार के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ता एमवीए छोड़ने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने बताया था कि यूबीटी आगे होने वाली बीएमसी चुनाव में शरद पवार की एनसीपी, एसपी और कांग्रेस से अलग लड़ सकती है। उन्होंने कहा था कि इस मामले में अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। संजय राउत पर इससे पार्टी में हुई टूट के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगा था, जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी सिर्फ तोड़ी ही नहीं बल्कि उस पर कब्जा भी कर लिया था। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल चोरी चोरी चुपके चुपके अपने लिए आलीशान शीश महल बनवा रहे थे, उस वक्त पीएम मोदी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए पक्का मकान बनवा रहे थे। जिस वक्त केजरीवाल और उनके कई मंत्री नेता शराब घोटाला कर रहे थे, उस वक्त पीएम मोदी दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों का जाल बिछा रहे थे। जिस वक्त केजरीवाल क्लासरूम के नाम पर टॉयलेट बनवा रहे थे, उस वक्त पीएम मोदी दिल्ली के विकास की नई गाथा लिख रहे थे। यही वजह है कि दिल्ली के गरीबों को उनके सपनों के घर की चाबी सौंपते वक्त पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी
के सारे धागे खोल दिए, वो भी इस सख्ती के साथ। पीएम मोदी के भाषण के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी ने चूं तक नहीं बोला। पीएम मोदी की रैली के साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाकर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आम आदमी पार्टी देश के लिए आपदा से कम नहीं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली की विकास की रफ्तार को रोका हुआ है। आपदा ने शराब और राशन कार्ड ही नहीं 10 घोटाले किए, लेकिन लोगों ने अब दिल्ली को इस नाकामी से निकालने की ठान ली है। इस आपदा सरकार के पास कोई विजन नहीं है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने ये पहली रैली की थी जिसमें उन्होंने जमकर केजरीवाल पर निशाना साधा। राष्ट्रीय राजधानी में पीएम मोदी ने तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। करीब 17,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और ऐलान किया। पीएम मोदी ने झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबियां सौंपी और इसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने एक एक कर 10 घोटाले बताकर अरविंद केजरीवाल पर इशारों में कई गंभीर आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। इन लोगों ने शराब के ठेकों में घोटाला किया, बच्चों के स्कूल में घोटाला किया, गरीबों के इलाज में घोटाला किया, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला किया, दिल्ली में भर्तियों में घोटाला किया, यमुना के नाम पर घोटाला किया और हर घोटाले का महिमा मंडन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़े हैं। ये लोग खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं और फिर उसका महिमा मंडन करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है, इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली की आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। वो कह रहा है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम मोदी की रैली को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत माना जा रहा है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनवाए हैं। मैं भी कोई शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों का पक्का घर मिले उन्हें, यही मेरा एक सपना था। सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को आपदा ने घेर लिया है। अन्ना हजारे को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा की ओर धक्का दिया। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के हर लोग यमुना की स्थिति देख सकते हैं, उनकी बेशर्मी देखिए, ये कैसी आपदा है। वे कहते हैं कि सफाई क्यों करें, क्योंकि यमुना से उन्हें वोट नहीं मिलेगा। अगर वोट नहीं मिलेगा तो क्या आप यमुना को ऐसे ही छोड़ देंगे? इस आपदा ने दिल्ली के लोगों की जिंदगी टैंकर माफियाओं के हाथों में सौंप दी है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक और खास तौर पर हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं और अब जब बांग्लादेश में संविधान को बदलकर उसे एक इस्लामिक देश बनाए जाने की तैयारी है, ऐसे में वहां रह रहे हिंदुओं के लिए खतरा और बढ़ने वाला है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचारों की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग देश की जरूरत है? इस सवाल का जवाब भारत नहीं बल्कि ब्रिटेन से आया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की नेता बांग्लादेशी मूल की पुष्पिता गुप्ता ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग देश, आज़ाद देश की मांग की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आज़ादी के बाद से ही हिंदुओं के ऊपर हमले होते रहे हैं। उनकी आबादी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अब हालात ये हो गए हैं कि उनके अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा। पुष्पिता की आवाज़ उठी है तो उनके साथ कई आवाज़ें और उठेंगी और बांग्लादेश के एक और विभाजन की मांग भी तेज़ होगी। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश के ऊपर विभाजन का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि वहां के जो हालात हैं वो सुधरने के नाम पर बिगड़ते ही जा रहे हैं। पुष्पिता ने कहा कि शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद से ही हिंदुओं के ऊपर हमले बढ़े हैं। यूनुस इन हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हैं। आज वहां पर हिंदुओं की हालत खराब है। बांग्लादेश में पीएम मोदी के हस्तक्षेप की वकालत करते हुए पुष्पिता ने कहा कि बांग्लादेश की आबादी के 8% हिंदू हैं और ये सभी मोदी का परिवार है। पीएम मोदी को उन्हें बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पुष्पिता ने कहा, आज मेरा पूरा परिवार लंदन में है, मैं यहीं पर काम करती हूं, लेकिन मैं आज भी अपनी मातृभूमि बांग्लादेश से जुड़ी हुई हूं। मैं लगभग हर साल बांग्लादेश घूमने के लिए जाती हूं। शेख हसीना के समय पर बांग्लादेश आर्थिक रूप से भी तरक्की कर रहा था और हिंदुओं की हालत भी ठीक ही थी, लेकिन तख्तापलट के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। आज मैं और मेरे जैसे कई लोग बांग्लादेश नहीं जा सकते, अगर चले भी गए तो वहां पर सुरक्षित नहीं घूम सकते। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश भारत सरकार से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जो कि भारत मना कर सकता है, क्योंकि अगर भारत ने हसीना को बांग्लादेशी सरकार को सौंप दिया तो उनकी जान को खतरा होगा। लेबर पार्टी की नेता ने यह कहा कि बांग्लादेश में शुरुआत से ही हिंदुओं की हालत ठीक नहीं थी। मैं जब अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहती थी तो मेरी माँ वहाँ पर एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी, लेकिन वहाँ के कई कट्टरपंथी लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी। एक दिन एक सिरफिरे ने उस मंदिर में बीफ फेंक दिया और उसे खंडित कर दिया। उस दिन के बाद हमारे परिवार के लिए बांग्लादेश कभी सुरक्षित नहीं रहा। मेरी माँ ने मेरी बहनों के साथ मुझे बांग्लादेश से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया। हम तो बाहर आ गए, लेकिन मेरी माँ को इस बात का इतना सदमा लगा कि उसके बाद वो ज़्यादा दिन तक जिंदा न रह सकें।
इन सब हालातों के बाद भी जब शेख हसीना सत्ता में आई तो उन्होंने हिंदुओं को सुरक्षा देने का काम किया, लेकिन आज हालात फिर से वही हैं। पुष्पिता ने दुनिया भर के नेताओं से आह्वान करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग देश बना दिया जाना चाहिए। पुष्पिता ने कहा कि आज जो भी ब्रिटिश नेता भारत यात्रा पर जा रहे हैं वो इस बात को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक कि यूनुस सरकार से कई लोग खुद इस बात को कह चुके हैं, उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं। बांग्लादेश के संविधान में भी अंतरिम सरकार को लेकर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। यूनुस केवल प्रदर्शन और ताकत के दम पर सत्ता में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर जितने तीर चलाए सारे के सारे निशाने पर लगे। खासतौर से आम आदमी पार्टी को आपदा कहे जाने और शीश महल का जिक्र किए जाने से अरविंद केजरीवाल एकदम से हलकान हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर पीएम मोदी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से किए गए सारे घोटालों की याद दिला दी, जिसे केजरीवाल लगातार फर्जी योजनाओं की आड़ में छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अय्याशी के तमाम सामानों से लैस शीश महल तो केजरीवाल की सबसे दुखती रग है और इसके लिए केजरीवाल ने पता नहीं कितने पापड़ बेले, कितने कानूनों को तोड़ा और कितने फरेब किए। इसका पता तो विजिलेंस की उस रिपोर्ट से चलेगा जो एलजीबी के सक्सेना को सौंपी जानी है। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ हमलों से बौखलाए केजरीवाल मीडिया के सामने आए और अपनी तारीफ के पुल बांधने लगे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने अपने हिसाब से दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ करना शुरू किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे एक शख्स ने एक झटके में केजरीवाल के गुब्बारे की हवा निकाल दी। शख्स अचानक खड़ा हुआ और अपना पेट दिखाने लगा। उस शख्स ने कहा कि हर कहीं चक्कर काट चुका हूं, लेकिन इस दिल्ली में मुझे कहीं इलाज नहीं मिल रहा। अब सबके सामने ही भांडा फूटता देख केजरीवाल परेशान हो गए और उसे भरोसा दिलाया कि उनका इलाज किया जाएगा। फिर केजरीवाल ने उसका नाम और पता लेने के आदेश दिए, लेकिन तब तक बीजेपी इस मामले को ले उड़ी। इस घटना के बाद केजरीवाल का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और वे अनाप शनाप तर्क देने लगे। ये बात हर किसी को पता है कि पीएम की आवाज़ से भी बड़ा केजरीवाल का बंगला है, लेकिन केजरीवाल के बचाव में उतरे अपने हिस्सा से ज़मीन तक की कीमत जोड़कर घटाकर कह डाला कि पीएम आवास तो 2700 करोड़ का है। अगर केजरीवाल के शीश महल में ज़मीन की कीमत तय की जाए तो उसकी कुल कीमत भी हज़ारों करोड़ में होगी। केजरीवाल ने बेहद ऊटपटांग तरीके से पीएम मोदी के हमलों का जवाब देने की कोशिश की। पीएम मोदी ने दिल्ली के गरीबों को करीब 1600 फ्लैट्स की चाबी सौंपी तो केजरीवाल ने कह डाला कि 2030 तक बीजेपी दिल्ली की सारी झुग्गियों को खत्म कर देगी। केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि ये झुग्गियों में रहने वाले हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा। मतलब साफ है कि केजरीवाल जिस नकारात्मक सियासत के लिए जाने जाते हैं वही सब एक बार फिर से फैलाने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से मिली सरकार को पीएम मोदी ने गाली देने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा अगर 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए न होते तो आम आदमी पार्टी को कोई नहीं पूछता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि आज पीएम मोदी दिल्ली आए थे, 43 मिनट का भाषण दिया जिसमें ज्यादा वक्त तक हमें और दिल्ली वालों को गाली देते रहे। 2015 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी। कुछ मुद्दे एक सरकार के अधीन आते हैं जबकि कुछ दूसरी सरकार के। केंद्र की बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 10 साल में हमने इतने काम किए कि बताने में कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी की सरकार चुनी गई थी उसने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अपने 43 मिनट के भाषण में गिना सकते। इसलिए आज दिल्ली वालों को सिर्फ गाली देकर गए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली हाफ स्टेट है, यहाँ काम करने की जिम्मेदारी 2 सरकारों की होती है, एक हमारी सरकार की और दूसरी केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी। हमने तो बहुत काम किया लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। हमने तो अपने काम गिनवाए लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं गिनवाया, सिर्फ दिल्ली वालों को और दिल्ली की सरकार को गाली देने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हाल ही में मातोश्री में आयोजित पार्टी की बैठक में उद्धव ठाकरे के सामने आते ही कार्यकर्ताओं ने संजय राउत को जमकर पीट डाला। कार्यकर्ताओं का कहना था कि संजय राउत के बेकार के बयानों से उन्हें नुकसान हो रहा है। इस पिटाई कांड के बाद उद्धव ठाकरे ने क्या कदम उठाया ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पिटाई होने के बाद से संजय राउत के सुर एकदम बदल गए। कल तक पानी पी पी कर देवेंद्र फडणवीस को कोसने वाले संजय राउत अचानक उनकी तारीफ करने लगे। तारीफ भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सामना में लिखकर। असल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए साल के पहले दिन नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले का दौरा किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो इस यात्रा के दौरान गढ़चिरौली जिले के संरक्षक मंत्री बनना चाहेंगे। नए साल के पहले दिन देवेंद्र फडणवीस के गढ़चिरौली दौरे का खास महत्व हो गया है। इसके साथ ही फडणवीस का दौरा काफी चर्चा में है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की गई। सामना में लिखा, यदि वर्तमान मुख्यमंत्री गढ़चिरौली को नक्सली जिले के बजाय स्टील सिटी के रूप में नई पहचान देते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। संजय राउत ने आगे लिखा कि गढ़चिरौली को आखिरी नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पहले जिले के तौर पर पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री, तो ये गलत नहीं है।
सामना में संपादकीय में लिखा कि नक्सलवाद भारतीय समाज पर एक कलंक है। गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों के कारण अब तक साधारण विकास भी नहीं हो सका, लेकिन ऐसी जगहों पर अक्सर हुक्मरानों की इच्छा शक्ति ही महत्वपूर्ण साबित होती है। यदि मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसे करके दिखाने का निर्णय लिया तो ये खुशी की बात है। माओवाद के नाम पर जवान लड़के शरीर पर फौजी वर्दी चढ़ाते हैं, बंदूकें उठाते हैं और दहशत फैलाने का काम करते हैं। मुखपत्र में आगे लिखा, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि संभावित संरक्षक मंत्री सीएम फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे, वहां के आदिवासियों की जिंदगी बदलेंगे। उन्होंने लिखा कि गढ़चिरौली में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। वहां के लोग नक्सलवादियों के विरोध में अंगुली नहीं उठा सकते। उन्हें इन दोनों मोर्चों पर काम करते हुए नक्सलियों के विरोध को तोड़ना है और साथ ही विकास कार्यों को भी अंजाम देना है। फडणवीस की मौजूदगी में जाहल की महिला नक्सली तारका समेत 11 नक्सलियों ने समर्पण किया और साथ ही आजादी के 77 साल बाद यानी पहली बार अहेरी में गर्देवाड़ा तक एसटी बस चली है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के मिशन गढ़चिरौली के बारे में बहुत कुछ कहती है। सामना में लिखा गया कि गढ़चिरौली के विकास का ये बीड़ा वहाँ की जनता और गरीब आदिवासियों के लिए कदम उठाया गया, किसी खनन सम्राट के लिए नहीं। ये कर दिखाने का ख्याल जरूर मुख्यमंत्री को रखना होगा, तभी उनका ये दावा सच होगा कि गढ़चिरौली के परिवर्तन की शुरुआत नए साल के सूर्योदय से हुई। हालांकि बीड़ में बंदूक राज जारी है, लेकिन गढ़चिरौली में संविधान का राज आ रहा है, तो मुख्यमंत्री फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।